तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व कराने वाले हैं ना, आप देखोगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में 40 मिनट लग गए मुझे। जी हाँ, 40 मिनट लग गए इसको सॉल्व कराने में। और ख़ास बात ये थी ना कि मुझे इसको तुरंत प्रिंट कराना पड़ा आपके लिए, लेकर आने के लिए एक वीडियो, क्योंकि इस पेपर में दोस्तों 30 नंबर के तो न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स ही 30 नंबर के पूछे गए थे। आप देखेंगे हर एक पेज में आपको न्यूमेरिकल्स दिखने वाले हैं। ईच एंड एवरी पेज में आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे स्टूडेंट्स, ये पेपर कितना अच्छा पेपर है। इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कराने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो कुछ भी ठीक है। तो इसी तरह देख सकते हैं 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी कई पूछे गए हैं यहाँ पर, 5 नंबर वाले, जिसको मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व कराया, एक्सप्लेन करके, इसलिए टाइम लग गया। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कॉपी पेन के साथ एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो पाए न्यूमेरिकल्स की। और ये पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा लगा ये अपना कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। लाइक भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत जो हमें लगा उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्लास 12 फिजिक्स में सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको तो धुआं तरीके से उड़ाते जाएंगे हम। यहाँ पर है पहला कि विद्युत आवेश एक छोटे से आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत फ्लक्स 10 है आपका, ठीक है। अगर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली पृष्ठ से फ्लक्स, तब क्या होगा, देखो समझना मेन है। यहाँ पर कहा गया है ना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ है दोस्तों जिसकी दोस्तों त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर दोस्तों कोई आवेश है, कोई भी आवेश, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। तो इस आवेश के कारण दोस्तों कुछ फ्लक्स इस गोली पृष्ठ से निकला और वो जो फ्लक्स था वो कितना था, 10 था, ये कहा गया है। चलिए ठीक है। अब कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से फ्लक्स क्या होगा दोस्तों। अगर इस त्रिज्या को हमने कर दिया 4, इफ त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, देन फाई क्या होगा, ये फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई फ्लक्स वही होगा जो 10 है ना, 10 ही फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश पर ना भाई। क्यू आवेश है, अगर यहाँ से फ्लक्स फाई बन रहा है, इसमें भी क्यू आवेश ही रहेगा, इस गोली पृष्ठ में भी दोस्तों क्यू आवेश ही रहेगा। भले ही त्रिज्या 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, आवेश तो क्यू ही है ना अंदर। तो फ्लक्स भी दोस्तों आपका वही होगा जो पहले था। फील हुआ, मज़ा आया ना। आइए सेकंड पढ़िए। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है भाई। अगर आवेश को दोस्तों हम दौड़ा दें तो क्या क्या ये उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा आवेश, हाँ करेगा। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, बिल्कुल। अगला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश जब दौड़ेगा तो दोस्तों करंट बन जाएगा। जी हाँ, आवेश प्रवाह को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर आवेश दौड़ा स्टूडेंट्स तो करंट बना, करंट बन गया तो भाई साहब चारों तरफ क्या, चुंबकीय क्षेत्र आना ही है, तो विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोस्तों बनेगा, ठीक है, गतिशील आवेश के कारण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ग नंबर में देखिए पूछा गया है कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग इतना द्वारा प्रदर्शित है, तब दोस्तों क्या इसमें से सही है। क्लियर। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, आप पढ़े होंगे, हमने आपको बताया था जो ई बराबर ई बटे में जो बी होता है, जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि ई बटे में बी बराबर होता है सी, प्रकाश की चाल के। और स्टूडेंट्स ये प्रकाश की चाल किसके बराबर होती है, ये उसी में बताया गया चैप्टर में, ओमेगा बटे में के की स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसको इसके बराबर कर देंगे ना आप सभी, तो स्टूडेंट्स यही आएगा। इसलिए दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये वाला रिलेशन सही होगा। क्लियर। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें देखी कि यार ई बटे में बी प्रकाश की चाल के बराबर होता है और प्रकाश की चाल ओमेगा बटे में के होती है। तो ये चीज़ें याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी सब फॉर्मूले से बनते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। ग के बाद आया घ नंबर। इसमें कहा गया है कि 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक अवयुत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो देते हैं तो यह कार्य करेगा। स्टूडेंट्स देखिए, यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि पहले ये उत्तल लेंस था,
स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना था 1.2 था और ये पहले हवा में रखा हुआ था, वायु में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जल में डुबा दें, इसको ले गए हम और जल में डुबा दिया और ऐसे जल में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक दोस्तों इससे ज़्यादा है, इसका भाई 1.2 और जिस जल में डुबोया उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स जब प्रकाश की किरण इसमें से जाएगी तो वह फैल जाएगी दोस्तों, अपसरित हो जाएगी, इसलिए अपसारी लेंस का काम अब करने लगेगा, ठीक है। ये समझाने की कोशिश की हमने। 5वां नंबर देखिए, पूछा गया है कि समीकरण E बराबर PC में E ऊर्जा P संवेग है, तो यह समीकरण लागू होता है। यह समीकरण दोस्तों E बराबर PC का केवल फोटोन के लिए लागू होता है, ठीक है, तो फोटोन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है अग्रदशिक। देखिए अग्रदशिक में क्या होता है ना, जो धारा बह रही है अपवाह धारा बोले तो स्ट्रेंथ आई, एक धारा हमारी तारों से बह रही होती है आई, और एक धारा दोस्तों पीएन संधि के द्वारा उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं विसरण धारा स्ट्रेंथ, ठीक है। मान लो इसको आई वी से हमने दिखा दिया, तो ये दोस्तों आपका होता है अधिक, इसका मान होता है अधिक अग्रदशिक बायस में, ठीक है, अग्रदशिक बायस में। याद हो गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा थ्योरी वाले क्वेश्चन, एक नंबर के, ये तो यू होंगे एक नंबर वाले। पहला है दूसरे में कि विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध का समीकरण लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस समीकरण बता देते हैं आपको कि विशिष्ट चालकता और अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। देखिए विशिष्ट चालकता बराबर होती है, वह संबंध ये है, विशिष्ट चालकता आपकी बराबर होती है एन वी डी ई बटे में कैपिटल ई, ठीक है। ये होता है विशिष्ट चालकता और अनुगमन या अपवाह वेग में संबंध, हो गया। चलिए अब आते हैं एम्पियर का परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये तो आप सभी को पता भी होगा और ये हमने लिख भी दिया है आपके लिए, एक नंबर का था इसलिए लिख दिया। एम्पियर का परिपथी नियम क्या बोलता है कि इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ में घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए आगे पूछा गया है कि 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। सो आइए निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से करते हैं। यहाँ पर 1 किलोवाट, यहाँ पर हमें चीज़ें देखिए, जूल क्या होता है पहले देखो। 1 जूल आपका दोस्तों अगर वाट में बोले तो 1 वाट पर सेकेंड आपका 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें चीज़ें सेकेंड और वाट में बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 1 किलोवाट और घंटा, देखो ये घंटा दिया हुआ है और ये किलो में लिखा हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो हमें घंटा को सेकेंड में करना होगा और किलोवाट को वाट में बदलना पड़ेगा, ये आप समझे, तब आपका दोस्तों जूल में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आइए करते हैं। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर 3 वाट, और घंटा को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 घंटा के किसके बराबर, कितने सेकेंड के बराबर होता है, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाने वाला है, देखो 10 की घाते 3 मतलब कि 1000, ठीक है। तो 36 डबल जीरो के आगे 1000 का 3 जीरो भी आ जाएगा, ये आपका जूल में कन्वर्ट हो गया, आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से उड़ा देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरक का विमी सूत्र लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। स्वप्रेरक का विमी सूत्र आपका होता है ml² t के पावर -2 a के पावर -2, ये होता है स्वप्रेरक का विमी सूत्र, ठीक है। और इसका मात्रक भी याद रखें, मात्रक होता है हेनरी, क्लियर। चलिए आप देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। जो एनर्जी होती है ना वो बराबर होती है 13.6 बटे में n का स्क्वायर। n आपका होता है जो दिया है सवाल में, ठीक है, समझ गए। तो n बराबर 2 है तो n की जगह 2 रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए, 2 रखिए, निकालिए एनर्जी, आप खुद ही निकालिए स्टूडेंट्स, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि फोड़ देंगे एग्जाम में आएगा तो, क्लियर, कमेंट कर दीजिए।
च नंबर में एक तरंग के तरंगार्क की परिभाषा दीजिए। हाँ चलिए दे देते हैं तरंगार्क की परिभाषा। एक ऐसा सतह जिस पर सभी बिंदु एक ही कला में कंपन करे स्टूडेंट्स, तरंगार्क कहलाता है स्टूडेंट्स। एक ऐसा सतह जिस पर जितने भी सारी बिंदुआं हैं वह सभी एक ही कला में हो और कंपन करे एक साथ, ठीक है, तो उसको उस सतह को बोलेंगे तरंगार्क। सिंपल सा इसका डेफिनेशन था। चलिए आगे बढ़े आप। ये है हुआ हमारा नेक्स्ट पेज। देख रहे हो 2 पेजेस हमने सॉल्व कर दिए। लास्ट तक बने रहिएगा, बाकी के भी जितने भी क्वेश्चन है ना आपको हम इजीली करवा देंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट तक जोड़ देखें, बने रहें आप सभी। इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। अब तीसरा आते हैं थर्ड। हम थर्ड में देखिए हमसे कहा गया है दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इस 10 ओम वाले कि भैया इस 10 ओम वाले प्रतिरोधक में आप धारा का मान निकालिए जब स्विच, ये जो स्विच है खुला है, जब ये स्विच बंद है। 2 परिस्थितियाँ है इसमें, जब स्विच खुला है, जब स्विच बंद है, तब इसमें धारा कितनी कितनी होगी। 2 स्थिति में हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला हम मान लेते हैं स्विच खुला है। सबसे पहला स्थिति ये हम मान लेते हैं कि एस वाला जो स्विच है वह खुला है। खुला है, जब स्विच हमारा खुला है तब इसमें से धारा का मान निकालते हैं, ठीक है। आइए, जब स्विच खुला होगा मतलब कि ये ओपन है तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। तब केवल 10 ये बनाओ, ये 30 बनाओ और ये आपका 20 वोल्ट का ये, ठीक है। स्विच खुला है, अगर कहीं कहीं तार टूटा हो तो उसमें से करंट जाने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसको हटाओ जरा, जिसमें से धारा ही नहीं जाती ना उसको हटा दिया जाता है परिपथ से। तो स्विच खुला था, धारा नहीं जा रही तो हटा दिया हमने। केवल हमारा सिस्टम इस तरीके से है, क्लियर। तो आप बताओ इसमें से कितनी धारा जाएगी। तो धारा क्या होती है, धारा होती है V/R। तो स्टूडेंट्स I बराबर हो जाएगा, V है हमारा 20 है, जो R होगा स्टूडेंट्स R क्या निकालोगे आप सभी, ये वाला जोड़ दो, श्रेणी क्रम में है 10, 30, 40, तो यहाँ 40 रखिए। धारा का मान आ गया 0.5 एम्पियर, फिनिश। लेकिन अब देखिए सिचुएशन नंबर दूसरा सिचुएशन ये है कि जो स्विच है वो बंद है भाई, स्विच बंद है। तो अब जो परिपथ होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो परिपथ होगा स्विच बंद होने पर ऐसा होगा, ये 10 ओम, फिर ये स्विच हमने बंद कर दिया है, बीच में हमारा क्या है 30 ओम है। अगेन ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है दोस्तों 20 वोल्ट की बैटरी से, यही है सिस्टम हमने बना दिया। स्विच को बंद कर दिया हमने, क्लियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना, स्विच को बंद कर दिया दोस्तों, तार आपका जुड़ गया है, मतलब कि अब करंट जाएगा तो यहाँ से गुजरेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से गुजरेगा, इसमें से नहीं जाएगा। ये जो आप 30 ओम प्रतिरोध है ना, इसमें से करंट नहीं जाएगा। इसका एक कारण होता है, क्योंकि जो देखो आप मान लो आप ही धारा हो, आप यहाँ से जाओगे, आपको 2 रास्ते दिखिए। एक रास्ता दिखा जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध है भाई, एक रास्ता दिखा जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता है जाने का। तो आप कहाँ से जाना चाहोगे, आप यहाँ से जाओगे ना, आप यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से जाओगे, नहीं जाओगे दोस्तों। ये प्रतिरोध होता है ना तो धारा टूट जाती, लेकिन ये प्रतिरोध नहीं है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी धारा इसी में से चली जाएगी। जो आई करंट है वह यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से गुजर जाएगा, इसमें से जाना ही नहीं है उसको, क्लियर। तो अब दोस्तों सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब केवल दोस्तों परिपथ में केवल 10 ही ओम का प्रतिरोध रहेगा और कोई प्रतिरोध धारा के मार्ग में है ही नहीं। ये वाला चला गया भाई, क्योंकि स्विच को बंद कर दिया हमने, क्लियर। और ये 20 वोल्ट जुड़ा हुआ है, तो तब बताओ 10 ओम में से धारा कितनी हो जाएगी, V/R। V है अब की बारी 20 और जो R है वो 10 है। हम यहाँ पर मतलब कि 2 एम्पियर की धारा जाएगी। आप देख रहे हो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकीकृत द्रव्यमान मात्र AMU को समतुल्य ऊर्जा में परिवर्तित कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका समतुल्य ऊर्जा होता है 933.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कुछ, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर। आगे बढ़े हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 दो चुंबकीय
चुंबक दिए गए क्षेत्र की भांति रखें। यदि A1 के द्वारा बिंदु P पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तो दोनों चुंबकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके सामने दो चुंबक है, एक ऐसे एक लेटा हुआ है, एक खड़ा हुआ है ना। अब इस चुंबक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी, इसके कारण भी कुछ होगी। हमें दोनों के कारण निकालना है, ठीक है, दोनों के कारण निकालना है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यार A1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है। A1 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों A1 के कारण देखो पहले हम लिखते हैं A1 के कारण पहले, ठीक है। यहाँ पर था A1 स्टूडेंट्स और यहाँ पर था A2, ये A1 ये A2। A1 के कारण यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु है। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कितना है A1 के कारण, वह है 2 × 10⁻³ ये क्लियर। और दिशा की बात करें तो A1 देखो लेटा हुआ है, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी लेटी हुई होगी इधर की ओर। और ये A2 के कारण दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह खड़ी होगी, क्योंकि ये खड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरह से खड़ा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है क्लियर। और कितना होगा A2 के कारण कितना होगा स्टूडेंट्स, ये जानने वाली बात है। A2 के कारण दोस्तों क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह दोस्तों क्या होती है लेटे वाले की आधी होती है, लेटे वाले की आधी होती है। जैसे A1 आपका लेटा हुआ है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो जो खड़ा है ना उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आधा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा आधा होगा। तो इसका आधा करेंगे तो केवल 10⁻³ आएगा, क्लियर। तो एक तरफ ये है एक तरफ ये है, इन दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणामी दोस्तों कैसे आएगा इस तरीके से भाई, हम क्या करेंगे A1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में A2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। जैसे होता है ना समकोण पे अगर दो भुजाएं होती है तो उनका परिणामी कैसे निकालते हो, बीच वाला, यही करते हो ना, दोनों का स्क्वायर करके रूट लेना, तो वही हम भी करेंगे। तो एक है हमारा 2 × 10⁻³ इसका कर देना स्क्वायर, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स 10⁻³ इसका कर देना स्क्वायर, क्लियर। बस इसको सॉल्व करिए, आपको नेट मिल जाने वाला है, रूट में आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर प्लस में 10⁻6, तो ये दोस्तों दोनों में देखो 10⁻6 को आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं हम। तो 10⁻6 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 4 और यहाँ पर 1, ठीक है, यही बचा। इसको आगे सॉल्व करिए ज़रा, तो 10⁻6 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10⁻³ हो जाएगा ना, आधा आधा, हाँ। और यहाँ रूट में क्या बचेगा, कब तब 10⁻6 को बाहर निकाल दिया तो 10⁻³ हो गया, तो रूट में क्या बचेगा 4 1 5 बचेगा। ये होगा दोस्तों आपका आंसर, क्लियर। ये होगा नेट विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर, ये देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्लियर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अर्घ धारा इतनी हो तो अग्र प्रतिरोध क्या होगा। ये प्रतिरोध तो आप ही निकाल लीजिएगा, जो प्रतिरोध हो जाएगा वह विभव बटे में दोस्तों जो धारा है उसका रेशो होगा। विभव आपका 20 है, धारा आपकी 10 मिली एम्पियर है, बस मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कन्वर्ट कर दे। वो भी देखिए मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा, बस रखिएगा, आंसर लाइएगा, आपका काम है ये। चलिए आपका पहला होमवर्क, अभी आगे भी होमवर्क्स हैं। चलिए आप देखिए चौथा पे आते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी होमवर्क है, इसमें क्या ही बताना है, सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता इतनी है, कुंडली के तल पर लंबवत ऊपर की ओर है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान और दिशा परिकल्पित कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए ना पहले समझिए उसको। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया ना, ध्यान से देखिएगा, समझिए पहले हमारे साथ। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार कुंडली, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार कुंडली, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार कुंडली, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में लिखना चाहो तो इसी को लिख सकते हो 12 × 10⁻² मीटर। ये पहला हमने लाइन समझा। आगे
के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B तीव्रता जिसकी है इतनी, यानी कि इसके बिल्कुल केंद्र पर दोस्तों, केंद्र पर जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है वह कितना है, 0.5 गुणे 10⁻⁻⁴, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 5 गुणे 10⁻⁻⁵ भी, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इतना टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, यानी कुंडली का ये जो तल है ना उसके लंबवत है, कुंडली के तल के लंबवत है ये चुंबकीय क्षेत्र, दिशा भी बता दिया हमने। अब आगे हमसे कहा गया है कुंडली में प्रभावित धारा का मान निकालिए, बस हमें धारा का मान निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूले में ही दोस्तों विद्युत धारा छुपा रहता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे आप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे हम जानते हैं कि यार चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है μ0I/2R। हाँ, यही फॉर्मूला होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। यहाँ पर धारा दिया है नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है। त्रिज्या पता है, हाँ त्रिज्या तो पता है, चुंबकीय क्षेत्र भी पता है, यानी धारा आ जाएगा यू। तो धारा बराबर हो गई दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.5 × 10⁻⁻⁴, और स्टूडेंट्स 2R आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में R आपका है 12 गुणे 10⁻⁻², ठीक है। बट्टे में दोस्तों μ0, ये μ0 आपका बट्टे में आ गया ना, तो बट्टे में μ0 लिख देंगे। उसका वैल्यू क्या होता है μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, तो बट्टे में आ गया 4π × 10⁻⁷, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर यहाँ से लाइएगा। देखिए हम सॉल्व करने चले तो आप जानते हो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो सॉल्व हम कर सकते हैं सेकेंडों में वो कर दे रहे हैं, क्लियर। जैसे यही सॉल्यूशन है, इसमें 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 12 में 12 हो जाएगा, 12 क्लियर। 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2, 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻7 ऊपर आएगा, प्लस का 7 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बटे में क्या है 4 है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। फिर धारा बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 × 12, 3 बटे में 3.14 डिवाइड करोगे तो लगभग 0.92 कुछ आएगा। फिर ये 10⁻⁻, ये इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 10, केवल इसको सॉल्व करेंगे 9.234 जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। देखो सेकेंडों में करने वाली चीज़ें हम यूँ कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे हम छोड़ देंगे आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, आगे आपके लिए हम छोड़ देंगे कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ही समझिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इसमें पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सब आप कर लीजिएगा, छोटे मोटे सवाल। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए न्यूमेरिकल आ गया। इस परिपथ में हमें ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, कि लिखा है ना, दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपके लिए जूम भी कर दिया हमने, ठीक है। तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है हमें, तो आइए निकालते हैं जूम आउट करके। हाँ, तो देखिए कैसे निकलता है। इस केस में दोस्तों स्पेशल फार्मूला लगता है, वो फार्मूला होता है जो विभवांतर है ए और बी के बीच में, बटे में आर इक्वलेंट, ठीक है। आर तुल्य बराबर कर देना है आपको। यहाँ का पहले लाइन पे आते, यहाँ का विभव 3, यहाँ का प्रतिरोध 1, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ का विभव 2, यहाँ का प्रतिरोध 1, ठीक है। यहाँ पर आइए विभव कितना 1, प्रतिरोध कितना 1, इस तरीके से करना। अगर चौथा लाइन भी होता ना, एक और लाइन होता तो वहाँ का विभव लिखते, बटे में वहाँ का प्रतिरोध। ये सब कुछ जो जोड़ है ना वो बराबर होता है इस पूरे सर्किट के बीच में विभव और पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध के, ठीक है। तो विभव हमें नहीं पता है, लेकिन आर इक्वलेंट निकाल सकते हैं। आर इक्वलेंट ये एक मिलकर बन जाएगा, आर इक्वलेंट आ जाएगा 3 भाई समांतर क्रम में, तो जोड़ दिया 3 आ गया 3 ओम। तो आर इक्वलेंट रखिए यहाँ पर, तो वी ए बी बटे में 3 बराबर में 3 2 1 6, ठीक है। फिर देखिए वी ए बी बराबर आ गया 36 18 वोल्ट। ये जो है आपका ना आंसर है इस क्वेश्चन का।
देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और 3 नंबर दे जाते हैं हमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आ जाता है, तो हर चीज़ आपका आसान नहीं होता और हर चीज़ आपका कठिन भी नहीं होता, इसलिए मुस्कुरा दीजिए ज़रा आप। चलिए देखिए अब 5वां है अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दे दिया आपने, यही है परिभाषा अन्योन प्रेरक का, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई। सिंपल है, अन्योन प्रेरण मतलब कि अगर एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करो तो कोई दूसरा जो है ना अन्य वाला कुंडली में खलबली मच जाए, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण। मज़ा तरीके समझ में आया ना, रिवाइज हुआ कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला होता है ये, फ्लक्स में परिवर्तन बटे में धारा। अब इसी की सहायता से हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाला है, वो है इसको सिद्ध करना। हमें कहा गया है इसको सिद्ध कीजिए कि हेनरी बटे में मीटर बराबर होता है न्यूटन बटे में एम्पियर का स्क्वायर। देखिए अगर आपको शायद साफ नहीं दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है हेनरी बटे में मीटर बराबर न्यूटन बटे में एम्पियर का स्क्वायर। फॉर्मूला दोस्तों वही यूज होगा अन्योन प्रेरक का जो हमने फॉर्मूला बताया, एम बराबर फ्लक्स में परिवर्तन बटे में धारा, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, यही फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो आइए लिखते हैं, यहाँ पर इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में कि m बराबर होता है फ्लक्स में परिवर्तन बटे में धारा, ठीक है। फिर इसका मात्रक लिखिए भाई साहब, इनका मात्रक लिखिए, क्योंकि देखो हेनरी न्यूटन ये सभी मात्रक है आपके भौतिक राशि के, इसलिए हम इनका मात्रक लिखेंगे। तो ये अन्योन्य प्रेरक का मात्रक होता है आपका क्या, हेनरी होता है, बराबर में फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, याद करिए ज़रा। तो फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, इसका होता है सर न्यूटन बटे में होता है सर एम्पियर और गुणे में होता है मीटर। ये होता है फ्लक्स का यूनिट, क्लियर। और बटे में देखो फ्लक्स का हो गया चुंबकीय फ्लक्स, फिर बटे में, इसके बटे में दोस्तों क्या है, ये धारा है और धारा का भी मात्रक एम्पियर ही होता है, तो अगेन एम्पियर लिखना है हमें। तो ये हमने यूनिट लिखा सबका। अब देखिए इसको सॉल्व करिए भाई, हेनरी के नीचे मीटर है ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से चलिए हम मीटर को उठाकर हेनरी के नीचे कर दें। तो हेनरी के नीचे में दोस्तों हमने ये मीटर इधर का ला दिया, ठीक है, बराबर में ये जो है न्यूटन पहले ही से है और बटे में क्या रहा हमारा एम्पियर, और यहाँ पर भी एम्पियर। तो दोस्तों एम्पियर का स्क्वायर नहीं हो गया, तो ये एम्पियर का स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो ये सब कुछ कैसे हमारा दोस्तों यहाँ पर सिद्ध हो गया, जब हमने इस फॉर्मूले में सबका यूनिट रखा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर हो गया सिद्ध, ठीक है। चलिए हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से, 3 नंबर यहाँ पर भी बन गया भाई। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। तो देखो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वह 0 होता है, ठीक है, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह होता है अनंत, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। आगे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुंडली का प्रेरक तो इतना है, हेनरी है, प्रतिरोध 10 ओम है, यह 30 हर्ट्ज और इतना वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी हुई है, इस परिपथ में वह औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन जरा सा प्रिंट मिस प्रिंट है, यहाँ पर पाई आता है 30 के नीचे, क्लियर। तो देखिए अब कैसे सॉल्व होगा इसके क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से हो जाने वाला है। जो कुंडली है ना उसमें प्रतिरोध है और प्रेरक तो है, प्रेरक है 0.4 हेनरी और प्रतिरोध है 10 ओम का, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम आपका प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका जो वोल्टेज है VRMS कितना है 6.5 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 30/π है, क्लियर। तो आइए हमें देखो ये प्रतिरोध पता है लेकिन इसका प्रतिरोध नहीं पता है, हेनरी में है, मतलब प्रतिरोध नहीं है ये आपका L है। तो हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, XL, ये होगा L ओमेगा, ठीक है। L है 0.4, ओमेगा देखो ओमेगा होता है आपका 2πf, क्या होता है ओमेगा का वैल्यू, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ओमेगा होता है 2
पाई एफ। तो 2 पाई एफ कितना है, 30 बटे में पाई है, ये हमने रख दिया। अब पाई से पाई कटा यहाँ पर और ये सभी गुणा भाग करने पर आ गया 24 ओम। ठीक है, तो ये 10 ओम है, ये 24 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, आर नेट। आर नेट कैसे निकालोगे, देखो ये श्रेणी क्रम में सोच के मत जोड़ देना, ये दोनों रियलिटी में ऐसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। अगर यहाँ पर आपका धारिता भी होता तो उसका प्रतिरोध नीचे होता। ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ऐसे नहीं जोड़ देना है। ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये भाई है तो ये दोस्त है, समझ लो। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो कैसे करना होगा, 90 डिग्री पर होता है तो आप सभी जानते हो भाई, दोनों का स्क्वायर करके या जोड़कर रूट लेना पड़ता है। मतलब 10 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़कर अंडर रूट ले लो, तो लेंगे तो आएगा 26 ओम। तो आपका आर नेट आ गया। हमें चाहिए था स्टूडेंट्स औसत विद्युत शक्ति। तो दोस्तों जो पावर होगी ना वो होता है VRMS मल्टीप्लाई में RRMS मल्टीप्लाई में cos फाई। तो देखो ये विभव आपको पता है, हाँ 6.5। आपको धारा पता है, नहीं सर धारा नहीं पता, तो धारा निकाल लीजिए ना। धारा बराबर हो जाएगी वोल्टेज बटे में प्रतिरोध, नेट जो कुल प्रतिरोध आया है ZD एक तरीके से बोल लो। तो धारा का मान आप निकाल लोगे ना, यहाँ पर ये वोल्टेज रख दीजिएगा, ये प्रतिरोध रख दीजिएगा, तो ये भी हो गया। और cos फाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो cos फाई होता है दोनों का जो नेट आया है उस वो जो एंगल, जरा सा आप बिल्कुल ही घबराइए मत, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ें आपको जाननी है अगर आपको नहीं आ पता ये सब जो, ठीक है। धारा आ गई, वोल्टेज आ गया। cos फाई कैसे आएगा भाई, cos फाई दोस्तों देखिए ध्यान से, cos फाई आने वाला है हमारा, cos फाई क्या आ जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार है ये जो कि क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और जो लंब है ये जो कि क्या होता है दोस्तों, प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है XL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रतिरोध आपका कितना है R और XL, मतलब R आपका 10, XL 24, ये आ गया। ये भी हमने निकाल लिया, ये दिया ही है, रख कर दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन आपका करना है, क्लियर। हमने आपको पूरा समझा दिया यहाँ पर, क्लियर। आप सभी अच्छा लग रहा है कि नहीं, जरा सा भी क्वेश्चन हार्ड लगे ना घबराइएगा मत, दोबारा ट्राई करिएगा, फिर भी नहीं बने ना छोड़कर आगे बढ़िए। अभी बहुत चीज़ें हमारे लिए बची हुई है पेपर्स में, यही तो होता है रियलिटी में। जब क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो तब पता चलती है कि एग्जाम में कैसे बनता है क्वेश्चन, क्या आता है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। नहीं बनेगा तो छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए खूब सारे, क्लियर। कम से कम 10 तो प्रैक्टिस ही करिए गिरी हालत में, वो भी अगर अच्छा नंबर लाना है सब्जेक्ट में, फोड़ कर आना है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। दिल से बोल रहे हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं। क्योंकि ग में है मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या होता है, व्याख्या कीजिए, सभी कर लिखिए। इसका चालन धारा और के बीच में क्या कलांतर होता है, देखिए ये होमवर्क हमने आपको दे दिया। बाकी ये भी होमवर्क हो गया, व्यतिकरण ये तो आना ही है। आप देख रहे होगे ना कि कितने सारे, ये पिछले पेपर जब हमने करवाया था, एक और पेपर करवाया था 2024 का, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना उनको पता चलता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अथवा भी दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं आए तो ये करिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग और रेखीय संवेग की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि आपका एक सतह है धातु का, ठीक है, जिसका जो कार्यफलन एनर्जी है, कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। इस पर हमने एक प्रकाश को डाला जिसका तरंग दैर्घ्य कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर। और हमें कहा गया है डालने पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं उनका वेग कितना होगा। वेग आ गया दोस्तों, संवेग भी आप निकाल लोगे mv से, ठीक है। तो वेग पर पहले बात करते हैं। तो आइंस्टाइन का जो समीकरण था वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित था कि स्टूडेंट्स कुल ऊर्जा मतलब कि Sc बटे में लैम्डा बराबर होता है कार्यफलन ऊर्जा
प्लस में गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप ये सॉल्व नहीं कर लो कैलकुलेशन, यहाँ पर वेग आपको निकालना है ना, तो पूरा समीकरण सॉल्व करके इसको इधर माइनस करेंगे, SC बटे में लैम्डा माइनस का ये, ठीक है। फिर देखो 2 का गुणा कर देंगे इधर, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया पूरे में, और m का डिवीज़न हो गया पूरे में। फिर v निकालना है तो रूट ले लेंगे सबका, तो दोस्तों v बराबर आ गया इतना। पूरा सॉल्व करके इसको इधर घटा के 2 को गुणा करके m को डिवाइड करके, ठीक है, ये आया पूरा वेग। आप यहाँ से कैसे बनेगा दोस्तों, सबका वैल्यू रखिए, सबका वैल्यू रखिए। 2 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h का वैल्यू रखिए यहाँ पर, h का वैल्यू रखिए, प्रकाश की चाल की रखिए यहाँ पर, और जो तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी रखिए यहाँ पर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम ये भी रखिए, वह भी मीटर में। स्टूडेंट्स मीटर में कैसे लिखोगे आप, 4000 × 10⁻⁻10 मीटर में ये हो जाएगा। फिर माइनस में ये कार्यफलन ऊर्जा जो कि है 2.5, और इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है वो यहाँ पर रख के गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स। फिर सॉल्व करिए भाई, कैलकुलेशन तगड़ा है यहाँ पर, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला लगेगा वो बता दिया। वेग आ गया तो संवेग आप MV से निकालिएगा। ट्राई करिए क्वेश्चन, कुछ भी करके ट्राई करिएगा। देखिए फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया ना तो 3 नंबर आपको मिल ही जाने वाला है। एग्जामिनर थोड़ी ना जाएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, वो खुद नहीं चेक करेगा, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। फॉर्मूला लिख कर, ये वेग का फॉर्मूला आपने लिखा है ना इतने अच्छे तरीके से, बस इसी पर आपको 3 नंबर देख कर दे देगा आंसर, ठीक है। और ये भी देखेगा कि संवेग के लिए आपने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। वैल्यू भले ही 2 आगे पीछे हो, गलत हो भी हो, फिर भी दोस्तों नंबर मिलेगा ही। ट्राई इज़ बेस्ट, ट्राई कर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा, आई होप आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए आगे थ्योरी है आपका, डेरिवेशन है यहाँ पर कि गॉस का नियम लिखिए, तो ये थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। और ये नहीं आए तो न्यूमेरिकल है ना आपके सामने, इसको ट्राई करिए स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है कि परिपथ ने कुल धारिता निकाली, परिपथ का कुल धारिता निकाली। तो ये तो व्हीटस्टोन सेतु है, ये तो व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु में यहाँ पर दोस्तों कोई धारा ही नहीं जाती है, तो इसको हटा दो, 2 माइक्रोफैराडे को हटा दो, तो बचा आपका ये। तो इनको आप श्रेणी क्रम में आप सॉल्व करोगे, इनको श्रेणी क्रम में सॉल्व करोगे, फिर दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे तो उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो तुल्य धारिता आप निकाल लीजिएगा, ये तो प्रैक्टिस कराया जाता है बहुत बार। तो आपके लिए ये होमवर्क हो गया, ये वाला। और 3 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे वाले संघात्री पर आवेश कैसे निकालोगे, देखो ये 10 वोल्ट आपका 3 पर भी है, यहाँ से यहाँ तक है 3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा इतनी लगातार है, थोड़ा पानी पीना था इसलिए वो गलती से मैंने बता दिया। आपको अच्छे से बताते हैं इस पेज पर, इसको छोड़िए। यहाँ पर आपका सर्किट में 3 भी है और 6 भी है, हाँ, और इनके बीच में जो वोल्टेज है वह 10 का है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्यों इन्हीं दोनों को बना रहे हैं, क्योंकि हमें 3 पर आवेश निकालना है, इस पर आवेश निकालना है, ठीक है। इसलिए हम इस वाले सर्किट को ले रहे हैं जिसके बीच में विभवांतर 10 वोल्ट का है। क्लियर। तो पहले हम इन दोनों का दोस्तों नेट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो इन दोनों का परिणामी आ जाएगा दोस्तों C इक्वलेंट 36/18/9 बोले तो 2 माइक्रोफैराडे आएगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हम आवेश निकालेंगे तब जाकर आवेश निकालेंगे CV फॉर्मूले से। C है आपका 2 और वोल्टेज है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम आवेश आएगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों सेकंड का आंसर कि 3 माइक्रोफैराडे पर आवेश आ जाएगा। और 2 माइक्रोफैराडे पर दोस्तों जो आवेश होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इस पर ना कोई धारा जाएगी ही नहीं, तो कौन सा आवेश, जब धारा ही नहीं जाएगी कोई आवेश ही नहीं इसमें प्रभाव करेगा, क्योंकि ये सर्किट से गायब हो चुका है, तो कोई आवेश इस पर नहीं होएगा, ठीक है। तो ये आई एम सॉरी, गलती से मैंने बता दिया उल्टा सीधा,
चलिए छोड़िए इसको, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये वाला होमवर्क। फिर उसके बाद ये थ्योरी है स्टूडेंट्स, और ये भी देखिए थ्योरी दिया हुआ है, आगे कहीं न्यूमेरिकल है। जितने भी सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, अब हम आपको होमवर्क की ओर दे रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए न्यूमेरिकल आ गया है, ये है न्यूमेरिकल, जरा देखिए तो पढ़िए तो। ये एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना करनी है हमें। दिया है चालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व दोस्तों Ne, कोटरों का घनत्व, कोटरों का घनत्व मतलब होल NH, ये है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता Me, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, कोटरों की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल ये है। तो ये वैल्यू अगर आपको पता हो ना, तो आप चालकता का फॉर्मूला बस ये लगा दीजिए, जो कि होता है चालकता का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एन टाइप अर्धचालक का या पी टाइप हो, वो है E मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स NeMe प्लस में NHMH, ठीक है। NeMe पता ही है, NeMe पता ही है, NHMH पता ही है, सब रखिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रख दीजिए, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ रख के सॉल्व कीजिए, चालकता सिग्मा आपकी आ जाएगी। क्लियर, दैट इज़ होमवर्क। देखो कितने सारे होमवर्क आपको मिले आज, तो 2 घंटे लगाइएगा अच्छी तरीके से सॉल्व करने में, जो होमवर्क सामने आपको दिए हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स बता दें, क्वेश्चन के लास्ट में क्या होता है ना, आपको जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू दी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, प्लैंक नियतांक आया था ना हमारा, वो दिया हुआ है, चाल हमें पता है, ठीक है, ये सब हमें वैल्यू पता होती है। और एक जगह म्यू नॉट आया था, याद है, उसका देखो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये देखो दिया हुआ है, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई में 10⁻⁻। जब भी आपको दिक्कत हो ना, यहाँ पर लास्ट पेज में आइएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको कोई नियतांक नहीं पता तो लास्ट पेज में लिखा रहता है। क्लियर, चलिए तो न्यूमेरिकल ये हो गया। उसके बाद अथवा में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है, चलिए तो ये है पूरा दोस्तों पेपर आप फिनिश हो चुका है। कोड था जिसका 346 FT। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमारी यही आपसे आशा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर आप सभी कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। चैनल पे आप सभी नए हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अभी भी मुझे खेद हो रहा है, पता नहीं क्यों लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने पता नहीं क्यों गलत बता दिया। चलिए कोई नहीं, आप सभी समझते होंगे बात को। आगे बढ़ते हैं हम, इस वीडियो को यहीं पर आप एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।